चलिए, लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन द ट्रेडिंग प्रोसीजर। यहाँ पे बड़ा ही अनकॉमन और इलॉजिकल व्यू है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। सेबी में कोई ट्रेडिंग प्रोसीजर नहीं होता है। व्हाट इट क्लियर, सेबी इज ओनली अ रेगुलेटरी बॉडी, दैट्स इट। इसका काम है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, एंड टू सी टू इट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं दे आर बीइंग प्रॉपरली फॉलोड और नॉट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। इस ट्रेडिंग प्रोसीजर में आपने वैसे पहले चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आपने एक चीज सुनी होगी, जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हो, क्या वेरी सेम डे, जैसे अमेजोन का वन डे डिलीवरी है, वैसे शेयर आपके पास आ जाता है? नो, एटलीस्ट इट टेक्स 2 डेज, तो उसको रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। गॉट इट क्लियर? तो मैं बीच बीच में काफी बातें आपको समझाता जाऊंगा, कहीं पे भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए, रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चलो, तो मैं अपने कंटेंट को कुछ टाइम पीरियड पे डिवाइड करूंगा चिल्ड्रन, ओके? तो पहला टाइम पीरियड हम ले लेते हैं, लेट अस से द डे कॉल्ड मंडे, द डे कॉल्ड ट्यूसडे एंड द डे कॉल्ड वेंसडे। मान लीजिए आप एक बायर हैं जिसको शेयर खरीदना है, और मैं एक सेलर हूं जिसे शेयर बेचना है। तो हम जिस दिन पर्टिकुलर ये एक्टिविटी करेंगे, इस पर्टिकुलर डे को वी विल कॉल एज टी डे। क्या बोलेंगे भाई? टी डे। टी का मतलब होता है ट्रेडिंग, द वर्ड टी मीन्स ट्रेडिंग। तो अमेजोन का कोई वनडे डिलीवरी नहीं है, सर हम महंगा वाला प्लान खरीद लेंगे। आप कोई भी प्लान खरीद लीजिए, जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उसके अगले पर्टिकुलर डे को हम बोलते हैं व्हाट इज नोन एज, मैं कोलन साइन यूज कर लेता हूं बिकॉज ये डैश जो है ये थोड़ा माइनस की तरह आपको शायद लगेगा फिर। चलिए, इट इज T+1 डे। और T+1 डे पे होता क्या है, हिसाब किताब क्रॉस चेक होता है। द पर्सन हु हैपन्स टू बाय अ शेयर, जेन्युइनली वही पर्सन है जिसको शेयर्स जा रहे हैं, और जिसने शेयर्स खरीदे पैसा उसके अकाउंट से निकलना है। और जिस दिन ये एक्टिविटी होगी चिल्ड्रन, इट इज नोन एज T+2 डे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होंगे, सर मान लीजिए हम ये बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इफेक्ट करें ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आपका टी डे बनेगा, वेंसडे वुड बी T+1, और थर्सडे बनेगा T+2। सर मान लीजिए कोई इंसान वेडनेसडे को शेयर खरीदने और बेचने की सोचता है, वेरी गुड, वो कभी भी शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस दिन शेयर खरीदने बेचने की बात की जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये बीच में सैटरडे संडे कहाँ गया? सैटरडे संडे जनरली स्टॉक एक्सचेंज हैपेंस टू बी क्लोज्ड, उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। खोपड़े में बात गई? सबको समझ में आ गया? तो अगर मंडे को आपने ट्रेड करने को सोचा है बच्चों, तो मंडे इज योर टी डे, ट्यूसडे बन जाएगा T+1, और वेंसडे बन जाएगा T+2। और अगर कोई सोच रहा है कि वो ट्यूसडे को शेयर्स खरीदेगा या बेचेगा, तो ट्यूसडे टी डे होगा, वेंसडे विल बी T+1, और थर्सडे क्या हो जाएगा? T+2। इफ somebody plans to buy a share or sell a share on Wednesday, तो ये टी डे होगा, दिस इज कॉल्ड एज T+1, और फ्राइडे क्या हो जाएगा भाई? T+2 हो जाएगा। और अगर कोई सोच रहा है थर्सडे को शेयर खरीदने के लिए, तो थर्सडे टी डे होगा, फ्राइडे इज T+1, सैटरडे संडे एक्सचेंज बंद होता है, तो सेटलमेंट हिसाब किताब पैसे का लेन देन शेयर का आना जाना कब होगा? मंडे, T+2 पे हो जाएगा। फर्दर इस एग्जाम्पल को आगे प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए somebody thinks कि भाई मेरे को फ्राइडे को शेयर खरीदना है, तो फ्राइडे टी डे हो गया, कमिंग मंडे T+1, और ट्यूसडे क्या हो जाएगा? T+2। सर ऐसा बेवकूफी क्यों, एक ही दिन डिसाइड कर दें? अब देखिए एक दिन में प्रॉब्लम क्या है। ईयर्स अगो जब ट्रेडिंग होती थी बच्चों, तो वहां पे अकाउंट पीरियड सेटलमेंट चलता था। कौन सा? अकाउंट पीरियड। सर ये कैसे होता था? ट्रेड आप कभी भी कर लो, हिसाब किताब कब सेटल होगा? वेंसडे को। हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना था, मैं पॉप स्टॉक एक्सचेंज की बात आपको बता रहा हूं बिकॉज ओल्डेस्ट वही है। तो अगर आपने ट्यूसडे को शेयर खरीदा, तब भी आप लेन देन कब करेंगे? वेडनेसडे। और ये जो अकाउंट पीरियड सेटलमेंट है, ये भी बहुत बाद में आया। पहले तो 15 दिन 20 दिन में सेटलमेंट होता था, तो वो बड़ा इलॉजिकल था। तो वेंसडे, अगर आपने वेंसडे को शेयर खरीदा, तो आपको अगले वेंसडे को पैसा देना है। शेयर अगर आपने वेंसडे को बेचा, तो अगले वेंसडे को आपको पैसा मिलेगा। थर्सडे को अगर बाइंग सेलिंग हुई, तब भी वेंसडे को क्लियर होगा।
फ्राइडे को बाइंग सेलिंग हुई तब भी वेंसडे, सैटरडे संडे छुट्टी। तो ट्यूसडे वाले को तो बेचारे को एक ही दिन मिला, और जिसने वेंसडे को बाइंग सेलिंग किया उसको पूरे के पूरे 6 दिन मिल गए। क्या ये जस्टिफाइड है? नो, सबको अलग अलग टाइम मिल रहा है। तो वही चीज यहां पे भी है। आपने एक पर्टिकुलर डे जब ट्रेडिंग की, इट इज टी डे, नेक्स्ट डे इज T+1 एंड नेक्स्ट वर्किंग डे इज T+2। तो मंडे वाला ट्रेड कब सेटल होगा भाई? वेंसडे। ट्यूसडे वाला कब सेटल होगा? थर्सडे। वेंसडे वाला फ्राइडे, थर्सडे वाला मंडे, फ्राइडे वाला ट्यूसडे, अगेन मंडे वाला वेंसडे, ट्यूसडे वाला थर्सडे, एंड सो ऑन। दिस इज प्रैक्टिकली चिल्ड्रन कॉल्ड एज रोलिंग सेटलमेंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। जिस भी पर्टिकुलर डे को आप ट्रेड करेंगे उसके अगले के अगले दिन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फ्राइडे वाले को तो फिर 3 दिन मिल गए। भैया सैटरडे संडे मार्केट बंद है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कुछ नहीं कर सकते हैं पैसे का लेन देन। तो अगला ट्रेड कब अवेलेबल है? मंडे। तो ये T+1 हो गया और ये T+2 हो गया। तो इंडिया में स्टार्टिंग जब हुई रोलिंग सेटलमेंट की, वे बैक इन 90s आप बोल सकते हैं, तो सिस्टम चलता था T+5 का। इसको रिड्यूस किया गया और सिस्टम आ गया T+3 का, और उसको रिड्यूस किया गया और सिस्टम आ गया T+2 का। सर ये T+5 क्यों चलता था पहले? एक जमाना था बच्चों, अगर आपके पापा किसी को चेक देते थे और वो चेक किसी दूसरे शहर के बैंक अकाउंट में अगर जाना होता था, सर मतलब मेरा बैंक अकाउंट दिल्ली में है और आपके पापा का बैंक अकाउंट कानपुर में है, तो पापा ने आपके मेरे को एक चेक दे दिया 50,000 करोड़ रुपए का, समझ ना क्या? अब वो चेक मैं अपने दिल्ली के बैंक ब्रांच में जाके डाल दूंगा। गिरी से गिरी हालत में 2-2 महीने लगते थे चेक का पेमेंट आने में। आज कितना टाइम लगता है? जस्ट अ ब्लिंक ऑफ अ आई। CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मशीन होती है, उसमें चेक को डाल देते हैं, वो ऐसे करके रोल करती है मशीन। इज दैट क्लियर? तो वो रोल करके चेक को स्कैन कर लेता है और ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक होने के मतलब पैसा होने के बावजूद भी वो चेक डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि आप ठीक से लिखते नहीं है, बड़े लाइट कलर की इंक से लिखते हैं और स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो गए वो जमाने जब मैनुअल चेक की क्लियरिंग होती थी। पिछले 7-8 साल या 10 साल आप बोल सकते हैं, आपकी चेकबुक में लिखा होता होगा इट इज अ CTS एनेबल्ड चेक। मतलब ये चेक ऐसा डिजाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली मशीन इसका डेटाबेस ट्रांजैक्ट कर लेती है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई। तो वो प्रोग्राम्स, वो एल्गोरिदम ऐसे हैं, बैंक में चेक आया, बैंक वाले ने सब कुछ मैच कर लिया, डिटेल ठीक है, CTS सिस्टम पे उस चेक को लगा दिया उसने, व्हाट इट क्लियर, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में फंड्स आ जाएंगे। अगर सिटी डिफरेंट है, ट्रांसपोर्टेशन में बस जितना टाइम लगेगा उतना ही चेक को क्लियर होने में लगेगा। सेम सिटी का चेक है, आपने आज चेक मेरे को दिया, अगर मैं 11 बजे से पहले इसको बैंक में डिपॉजिट कर दूं, 99.99% चांस है शाम को 5 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। एल्स 100% नेक्स्ट वर्किंग डे तो बैंक पैसा ले ही आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो पहले हमारे देश में बड़ा पुअर बैंकिंग नेटवर्क था, तो इसलिए सेटलमेंट कब होता था? T+5, 4-5 दिन लग जाते थे। फिर बैंकिंग नेटवर्क थोड़ा बेटर हुआ तो हो गया T+3, और फिर हो गया T+2। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट आज जो इंडिया में सिस्टम चलता है रोलिंग सेटलमेंट का, चिल्ड्रन शायद आपको पता होगा, इट इज T+1 विद इफेक्ट फ्रॉम 25 Feb 2023। 1 जनवरी 23 को अनाउंस हो गया था, बट हुआ इस दिन है। खोपड़े में बात गई। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया में T+1 सिस्टम कब से चालू हुआ, तो आप बोलेंगे जनवरी 2023। और दुनिया में दो ऐसे देश हैं जहां पे T+1 सिस्टम चलता है, एक चाइना और दूसरा इंडिया। अमेरिका आज भी T+2 और T+3 पे चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप इधर कंट्रोल और एंटर का बटन दबाएंगे, स्टॉक मार्केट में आपके शेयर का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे होगा पढ़ेंगे हम उसको, और तुरंत आपके खाते से पैसा कटेगा, जैसे आप Amazon पे शॉपिंग करते हैं, और तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है लोगों को पता है, जैसे गूगल फोटोज, डिजी लॉकर, क्लाउड स्टोरेज ये होता है ना, वैसे एग्जैक्टली आपका डीमैट अकाउंट भी होता है। तो एक जमाना था जब आप अपनी नानी माँ को या बुआ जी को चिट्ठी लिखते थे हाथ से, और 15-20 दिन बाद चिट्ठी पहुंचती थी। आजकल क्या करते हैं, ईमेल भी पुराना हो गया, व्हाट्सएप कर देते हैं, वॉइस नोट, क्योंकि लिखने में तो अंग्रेजी हिंदी आनी चाहिए ना, और उसमें हाथ टाइट है थोड़ा लोगों का, समझ में आ गया, तो वॉइस नोट आजकल भेज देते हैं लोग। तो सिस्टम फास्ट हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। सर ऐसा ना हो जाए किसी दिन शेयर खरीदा नहीं और पैसा तब भी कट गया, ये तो चल ही रहा है पिछले 10 साल से, OTP फ्रॉड। समझ में आ गई बात? चलिए, तो T+1 वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज में चलता है? दो, इंडिया एंड चाइना। हमारे नेतागिरी थोड़ी कम होती, काम पे ध्यान ज्यादा होता तो इंडिया पहली कंट्री बन जाती। खैर आगे चलते हैं।
तो चलिए डिमार्केशन कर देते हैं यहाँ पे, T+1 पे क्या होगा, T+2 पे क्या होगा, और टी डे पे क्या होगा। तो छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आई वांट कि सब लोग की ड्राइंग वगैरह थोड़ी अच्छी है। सो टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, दिस इज प्रैक्टिकली स्टॉक एक्सचेंज आप बोल सकते हैं। आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है। तो जो पर्सन शेयर्स खरीदना चाहता है वो है मिस्टर एक्स, और जो इसे बेचना चाहता है वो है मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स इज कॉल्ड एज अ बायर एंड मिस्टर वाई इज कॉल्ड एज अ सेलर। ऐसे ना जाने कितने बायर और सेलर होंगे सब्जी मंडी में। क्या हमेशा आप एक ही सब्जी वाले सब्जी खरीदते हैं? सर 90% चांस तो ऐसा नहीं होता, जो मिल जाता है ठीक ठाक भाव देता है हम उससे खरीद लेते हैं। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। तो अब मिस्टर एक्स को शेयर खरीदना है, इन्होंने भाव लगा दिया 25 रुपए 50 पैसे। मिस्टर वाई कह रहा है नहीं मैं तो 26 से कम में नहीं बेचूंगा। जेड कह रहा है मैं तो 26.5 लूंगा। ए कह रहा है मैं तो 27 रुपए लूंगा। क्या इन दोनों का भाव मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। अल्टीमेटली इसने कहा ठीक है मैं ही थोड़ा भाव बढ़ा देता हूं, 25 रुपए 62 पैसे हो ही नहीं सकता। अगर 25 रुपए 50 पैसे है तो ये 25 रुपए 55 होगा 60 होगा। सर मतलब डिफरेंस 5 पैसे और 10 पैसे का चल सकता है, 1 पैसे 2 पैसे का डिफरेंस अलाउड नहीं है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसको बोलते हैं बच्चों टिक साइज। क्या बोलते हैं? टिक साइज, द इंटरवल गैप ऑफ प्लेसिंग योर ऑर्डर्स एट अ गिवन प्राइस। इज दैट क्लियर? तो इसने अपनी प्राइस बढ़ा के 26 रुपए 75 पैसे कर दी, इसने भी 27 रुपए से घटा के 26 रुपए 75 पैसे कर दी। प्राइस मैच कर गया, प्राइस मैच कर गया एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हरकत सर कहां पे हुई? ये हरकत एक्चुअली जहां पे हुई है बच्चों, हम उस जगह को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और मैं एग्जांपल एनएससी का ले रहा हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काम दोनों में एक ही तरह से होता है, चाहे बीएससी हो, चाहे एनएससी हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो। सब पहले इंडिया में हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, बट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में धांधलेबाजी इतनी जबरदस्त थी। कैसी थी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैं मुंबई में बैठा हूं और मेरे सामने रिंग में शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही है और मेरे लोग भी बाइंग सेलिंग करा रहे हैं। वी ऑल आर ब्रोकर्स, ठीक है। आप प्रयागराज सिटी, लखनऊ, कानपुर में कहीं बैठे हुए हैं जहां पे स्टॉक एक्सचेंज फिजिकली ऑपरेट होता ही नहीं है। तो उस जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। आप लैंडलाइन फोन पे बात कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कितने का है। अब कलाकारी देखिएगा, शेयर बिक रहा है 12 रुपए में, मैंने फोन पे बोल दिया 15.5 रुपए। 3.5 रुपए का चूना तो मैंने आपको भी लगा दिया। आपके सामने जो आपका बायर बैठा उसको आप क्या बता रहे हैं? भाई बाजार बहुत तेज है, 22 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। अब 12 रुपए 50 पैसे का शेयर मैंने आपको चिपकाया 15 में या 15.5 में। आगे आप अपने क्लाइंट को कितने में चिपका रहे हैं? 22। तो ये तो आप पैसा कमाएंगे, इसका कोई लिखा पढ़ी किसी के पास है नहीं, किसी को पता ही नहीं है। इसके ऊपर जो कमीशन लेंगे 1.5-2% वो अलग चलता है। फिर आप किसी दिन शेयर बेचने आते हो प्रयागराज सिटी में अपने ब्रोकर के पास, भाई ये हमको एसबीआई का शेयर बेचना है, अच्छा रुको देखते हैं भाव क्या चल रहा है। वहां पे पता लगा भाव चल रहा है 19 रुपए का। आपने कहा बाजार आज बहुत खस्ता हाल है, 16 रुपए में बिकेगा। कितने में? आपने उससे 16 में खरीदा और मुंबई में मेरे को कितने में बेचा? 19 में। और हो सकता है कि वहां पे भाव 21 रहा हो, मैंने जानबूझ के आपको 19 बोल दिया। तो बीच की ये चोरी चकारी जो थी ये रैम्पेंट थी, भयंकर चलती थी ये। जब ये बातें पता लगी कि बेचारे शेयर खरीदने वाले बेचने वाले को डबल दाम और आधा दाम मिलता है, तो एक कमेटी बैठाई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। क्योंकि उस जमाने में भी सेबी जैसा कुछ था नहीं। सेबी एक्चुअली उत्पन्न हुआ है 1988 में, और जब कॉर्पोरेट्स और 91 में आपका ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया, तो सेबी को एक सेबी एक्ट 1992 के तहत इतनी पावर दे दी जितनी पावर हाईकोर्ट के पास होती है इन मैटर्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली। तो तब ये देखा कि भाई बहुत भयंकर ये सब चालबाजी चल रही है, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो फिर कमेटी बिठाई और बोला गया कि अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना है तो कुछ ऐसा करिए कि खरीदने वाले को और बेचने वाले को एक्चुअल रेट कहीं पे नजर आए। यहां पे बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलाया। इन्होंने कहा वी हैव द आइडिया, हम इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कराएंगे और ब्रोकर को एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन में नहीं बुलाएंगे। वो दुनिया जान में कहीं पे भी हो, इंडिया की बात नहीं, दुनिया जान में कहीं पे भी हो, हमारे टर्मिनल से वो कनेक्टेड रहेगा। तो भाई टर्मिनल से कोई भी कनेक्टेड हो सकता है? नहीं, यू हैव टू गिव अ सर्टेन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। वो एग्जाम जब आप पास करोगे, जिसको हम NCFM बोला करते थे, होता आज भी ये एग्जाम, बट आज इसकी औकात खत्म हो चुकी है।
तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का ब्रोकर बनने का एक एग्जाम होता था, नॉर्मल सा एग्जाम होता था, लोग पास कर लेते थे। तो एनएससी का एग्जाम आपने दिया, 3 साल उस एग्जाम के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, फिर आपको कुछ करोड़ों रुपए देना पड़ता था टू बिकम अ ब्रोकर। समझ में आ गया? तो आप ब्रोकर बनते थे और आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर कनेक्शन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लिंक आ जाता था और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बाइंग सेलिंग कराते थे। अब आपके पास अगर कोई आ रहा है कि भैया मेरे को एसबीआई का शेयर बेचना है, क्या आप उसको चीट कर पाएंगे? टर्मिनल पे रेट उसको नजर आ रहा है। अब लोगों की बाइंग सेलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। पहले 12 रुपए का शेयर हम आपको ही चिपकाया करते थे 15.5 में, और आप कितने में बेचते थे? 22 में। तो आप 2-2 शेयर का पैसा उससे लेते थे। अब आप पैसा एक शेयर का लेंगे बट वो खरीदेगा 2। तो जब इसका स्पैन और फैला तो इन्वेस्टर्स मार्केट में बढ़ गए। और आज देखिए, आज तो आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप खुद ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे और एक्सपोजर बढ़ा इसका। बट जब आप ट्रेड करते हैं बच्चों, तो यू आर एक्चुअली अ बायर और अ सेलर। मान लीजिए ग्रो ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, तो ग्रो ऐप कौन है? मिस्टर एक्स का एक एजेंट होगा और मिस्टर वाई का भी एक एजेंट होगा। द एजेंट ऑफ मिस्टर एक्स इज कॉल्ड एज ब्रोकर एंड द एजेंट ऑफ मिस्टर वाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोकर। जैसे कोर्ट कचहरी के अंदर वी आर नॉट वेल वर्स्ड विद द लीगल लैंग्वेज, पता लगा किसी के क्लाइंट को किसी ने छुरी मार दी और वो मर गया। अब जिसके साथ ये हुआ है, जिसके रिश्तेदार के साथ, क्या कहेगा? जज साहब, भोंक दिया पेट में छुरा हमारे क्लाइंट को। क्या आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे हाईकोर्ट में? नो। तो यहां पे चाहिए एक ऐसा इंसान जिसको बोलने की तमीज हो। समझ में आ गया? इमोशनलेस पर्सन, वकील जो सही से बातों को रख पाएगा। और नहीं तो क्लाइंट ज्यादा खिसिया गया, पता लगा जूता चप्पल निकाल के जज के ऊपर फेंक दिया, तो ये सब भाई अलाउड नहीं है वहां पे। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव एजेंट्स। तो वो एजेंट्स कौन है? एडवोकेट्स या लॉयर्स होते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट की पूरी खबर, क्या काम कैसे होगा, ओनली हु नो चिल्ड्रन? ब्रोकर। तो यहां पे मिस्टर एक्स अपने ब्रोकर के ऑफिस जाएंगे और वाई अपने ब्रोकर के ऑफिस जाएगा। और ये दोनों ब्रोकर्स आर वेल कनेक्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज। खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई। स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर्स होते हैं, मेन सर्वर्स होते हैं सैटेलाइट से कनेक्टेड। और यहां पे सो कॉल्ड बेचने वाला, खरीदने वाला, सब लोग प्राइस डालेंगे। जब प्राइस मैच हो जाएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेडिंग। क्या हो गया आज? ट्रेडिंग हो गई। समझ में आ गया? अब मिस्टर एक्स ने शेयर खरीदा है, तो इनका काम है पैसा देना, और इन्होंने शेयर बेचा है तो इनका काम है पैसा लेना। When he is a buyer of shares, he has the authority to get the shares. And when he is a seller of shares, he has the liability to give the shares. वो काम कौन करेगा? हर स्कूल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता हर स्कूल में कि वो पढ़ाई भी करा ले और एग्जाम भी करा ले। तो योर स्कूल में बी अ स्टडी सेंटर बट नॉट अ बोर्ड एग्जाम सेंटर। योर स्कूल में बी अ स्टडी सेंटर एज वेल एज अ बोर्ड एग्जाम सेंटर। तो ब्रोकर माइट से कि भाई मैं बाइंग सेलिंग तो आपकी करा दूंगा, बट मैं किसी की हेल्प से आपका पैसे का लेन देन भी करा दूंगा, या मैं खुद ही कर लूंगा अगर मेरे पास बहुत पैसे हुए। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि हमको हर काम के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को बायर भाग जाता है, तो भैया सेलर का पैसा कौन देगा? और अगर सेलर भाग जाता है तो बायर को शेयर कौन देगा? तो यहां पे एनएससी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि बीच में लाइए ब्रोकर्स। बट ब्रोकर की भी फाइनेंशियल कंडीशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक की होती है, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती। तो ब्रोकर इज नॉट अगेन चिल्ड्रन डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज, they are connected through clearing members. I repeat children, they are connected through clearing members. आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला और वहां पे पैसा जमा किया। एसबीआई है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी तो है नहीं। जब फंड्स ढेर सारे आ जाते हैं, क्या मैनेजर अपनी प्राइवेट कार में पैसा सीट के नीचे छुपा के जाएगा आरबीआई के पास जमा करने? नो। सिक्योरिटी ट्रांस नाम की आपने जीप्स देखी होंगी मार्केट में, वो पैसा लोड करके एक बैंक से दूसरे बैंक लाती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। वैसे ही किसी जमाने में बैंक्स के पास पैसा था, चौराहे पे एक एटीएम लगा दिया, शहर में 10 एटीएम लगा दिए। मैं एचडीएफसी का क्लाइंट हूं, तो एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपस की इंटरकनेक्टिविटी बड़ी पुअर थी। बट जब से एनएसीएच सिस्टम आ गया, नैश बोलते हैं इसको, तो एक कंपनी ने बोला कि भाई हम हर शहर में 50 एटीएम लगाने की हैसियत रखते हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है
कि हम हर बैंक में उस एटीएम की कनेक्टिविटी दे देंगे। तो आप दुनिया जहान के किसी बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, विड्रॉल डिपॉजिट कहीं से भी कर सकते हैं। एसबीआई के कस्टमर हैं, आईसीआईसीआई के एटीएम से पैसा निकाल लो। एचडीएफसी के कस्टमर हो, कैनरा बैंक के एटीएम में पैसा जमा करा दो। ऑल द एटीएम्स हैव बिकम इंटरलिंक्ड। क्या बैंक ये काम कर पाएगा? वो कह रहे हैं भाई हमारे पास इतना ना समय है ना इतनी हैसियत है। तो वैसे ही हो गया भाई, मैं पढ़ा सकता हूं, क्या मैं दिन भर बैठ के मटेरियल फोटो सेट करूंगा? तो ये सर्विस मैं किससे आउटसोर्स करता हूं? वेंडर से। वेंडर डिलीवरी करने के लिए हो सकता है कभी जोमेटो से भिजवा दे, कभी खुद ले आए। खैर जोक सपाट, ये बात सबको समझ में आ गई। तो सर क्लियरिंग मेंबर का क्या काम होगा? आप सुनिए। नाउ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है इस हिसाब किताब को क्लियर कराना, और यहां पे दो ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है चिल्ड्रन। सर ये दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? एक है NSCCL, नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक है भैया बैंक। शेयर्स कहां से कहां जाएंगे ये कौन इफेक्ट करेगा? NSCCL, इनका नाम चेंज हो गया है, अब इनका नाम NCL हो गया है, नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड। अभी इन्होंने लास्ट ईयर अपना वो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया था, 25th एनिवर्सरी या 50th थी, कुछ ऐसे ही था, तो इन्होंने नाम अपना पलटा है। एंड देन देयर इज अ बैंक। तो अब NSCCL का काम है टू इफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, और बैंक का काम है टू इफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ फंड्स। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये बच्चों जो क्लियरिंग मेंबर जैसी वस्तु है, ये दोनों से कनेक्टेड है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये दोनों से कनेक्टेड है। ये बैंक से भी कनेक्टेड है, एज वेल एज NSCCL से भी कनेक्टेड है। खोपड़े में बात गई। अब NSCCL का काम है जिसने शेयर बेचा उसको शेयर दिलवा दे, और जिसने खरीदा उसको शेयर दिलवा दे, और जिसने बेचा उससे शेयर ले लें। बैंक का काम है सेलर को पैसा दिलवाना, बैंक का काम है बायर से पैसा लेना। बट शेयर जाएगा कहां? क्या हवा में लटका रहेगा? नॉट एट ऑल। तो यहां पे एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है चिल्ड्रन, जिसको आप बोलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा नीचे लिखना था, मैंने यहां पे लिख दिया। हाँ, चलिए भाई, अरे ये क्या हो गया? हाँ चलिए, बैंक। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? हाँ, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, कौन है सर तीसरी ऑर्गेनाइजेशन? द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर शेयर्स आर केप्ट इन डिजिटल फॉर्म इज डिपॉजिटरी। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं बच्चों, वन इज NSDL, अदर इज CDSL। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने पैसे लगाए और डिपॉजिटरी खोली, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया बच्चों? NSDL। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डिपॉजिटरी खोली और उसका नाम क्या रख दिया? CDSL। बीच की स्टोरी पे वापस आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी घोलमेल होता था, किसी और प्राइस पे शेयर बिक रहा है वगैरह वगैरह। तो जितने रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस उस जमाने के थे, लाइक यूपी स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में मॉल रोड पे था, नवीन मार्केट के पास। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज दरियागंज के पास था, शंकर डॉल म्यूजियम के सामने। तो खूब धांधलेबाजी चलती थी। तो व्हेन NSE केम अप विद द आइडिया, सेबी चाचू और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या बोले? भाई या तो सब लोग अपने आप को इस डिजिटल इंटरनेट कनेक्टेड प्लेटफॉर्म पे ले आइए, वरना अपनी दुकान बंद कर दीजिए। तो काफी स्टॉक एक्सचेंजेस ने कोशिश की, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, त्रिवेंद्रम स्टॉक एक्सचेंज, यूपी स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, और कोई टेक्नोलॉजी मैच नहीं कर पाया। एज एट टुडे ऑल दीज हैव बीन क्लोज्ड सिंस लास्ट 15-20 ईयर्स। अगर आप गूगल करेंगे तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस लीगली एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके अंदर कोई काम नहीं होता। मतलब भूतिया बंगला, बिल्डिंग तो है बट रहने वाला वहां कोई नहीं है। सर क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज यूज्ड टू बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी खुलती भी लीगल प्रोसीजर से और बंद भी, और बंद करने के लिए भी भाई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी बुलाना पड़ेगा, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों का खर्चा है। और इनकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि उस खर्चे को भी अफोर्ड कर पाए। तो ऑन पेपर दे आर एग्जिस्टिंग, बट वहां पे काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलते सिर्फ तीन हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कुछ लोग MCX के नाम से भी जानते होंगे। खैर वो स्टोरी अब बहुत इन डेप्थ है,
तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बातें सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरी किसी की भाई? पक्का? चलिए, तो लेट अस एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी। बैंक भी इससे कनेक्टेड है एज वेल एज डिपॉजिटरी तो इससे कनेक्टेड नहीं है। वो किससे कनेक्टेड है मैं आपको बता दूंगा। चलिए, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? अब यहां पे पहला काम तो सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज ट्रेडिंग। सो ट्यूसडे इज T+1 डे। यहां पे होगा बच्चों हिसाब का लिखना और पढ़ना। हु हैज बॉट, हु हैज सोल्ड, हु विल गेट द मनी एंड हु विल पे द मनी। तो ट्यूसडे को हमारे एनएससी अंकल डेटा किसको भेज देंगे? एनएससीसीएल को डेटा भेज देंगे बच्चों। एनएससीसीएल विल सी टू इट कि हु इज द बायर ऑफ शेयर्स एंड गिवर ऑफ मनी, हु इज द गिवर ऑफ शेयर्स एंड बायर ऑफ मनी। ये सबको समझ में आ गया? एनएससीसीएल अकॉर्डिंगली क्लियरिंग मेंबर को इंस्ट्रक्शंस देगा। तो एनएससीसीएल बोलेगा क्लियरिंग मेंबर को कि भाई तुम्हारे क्लाइंट ने फंड्स देने हैं और सिक्योरिटीज लेनी है, और वाई को बोलेगा तुम्हारे क्लाइंट को फंड्स मिलेंगे और ये सिक्योरिटीज देगा। इतनी बात समझ में आ गई? फंड्स का लेन देन अल्टीमेटली कहां से होगा बच्चों? बैंक से। और सिक्योरिटीज का लेन देन अल्टीमेटली कहां से हो जाएगा? एनएसडीएल, सीडीएसएल। ये क्या है सर? दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। उन कंप्यूटर्स के थ्रू कुछ लोग कनेक्टेड होते हैं बच्चों। सर कौन है वो लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग? तो ये जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं भाई? तो सबके काम अलग अलग हैं। ब्रोकर्स आर डिफरेंट, क्लियरिंग मेंबर्स आर डिफरेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर डिफरेंट। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को www.smail.com करके एक ईमेल सर्विस देनी है, जीमेल की तरह एसमेल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो मेरी इतनी औकात हो मैं करोड़ों रुपए के सर्वर्स लगा पाऊं, सॉरी अरबों खरबों रुपए के, एक सैटेलाइट हो मेरे पास अपना जिससे कनेक्टिविटी होगी। क्या मेरा चेहरा देख के लगता है मेरी इतनी हैसियत है? नो। आई विल रिक्वेस्ट टू गूगल कि भाई मेरे को 1 करोड़ जेटाबाइट स्पेस दे दो अपने सर्वर पे। कितना? 1 करोड़ जेटाबाइट। और उस पूरे स्पेस को एक एड्रेस दे दो। एड्रेस होगा www.smail.com। अब आप उस smail.com सर्वर पे एक ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी क्या होगी? 123 प्रयागराज कुंभ @smail.com। कोई बनाएगा प्रयाग.smail या @smail वगैरह वगैरह, और मैं आपको 100 MB का फ्री स्पेस दे दूंगा। तो मेरे बड़े से गूगल फोल्डर के अंदर आपका एक छोटा सा फोल्डर होगा। तो हर ब्रोकर को ही हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। व्हाट? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। खोपड़े में बात गई। तो एनएसडीएल के बड़े से कंप्यूटर में हर ब्रोकर का एक फोल्डर बना दिया जाता है, और उस फोल्डर के अंदर उसके क्लाइंट के अलग अलग फाइल्स होती हैं। तो अगर मेरे एज अ ब्रोकर मेरे पास 500 क्लाइंट्स हैं, कितने? 500। तो मेरे नाम का एनएसडीएल पे एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर मेरे 500 क्लाइंट्स का रिकॉर्ड होगा। जब भी मेरे क्लाइंट बाइंग सेलिंग करेंगे एनएसडीएल उसमें डेटा अपडेट करता रहेगा। पीपल अंडरस्टूड दिस? पीपल अंडरस्टूड दिस? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज क्लोजली कनेक्टेड विद whom चिल्ड्रन? एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये डिपॉजिटरी से कनेक्टेड होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या कराने का है? या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग। एनएससीसीएल क्या काम कराएगा? क्लियरिंग। इंस्ट्रक्शन किसको किसको देगा? बैंक और एनएसडीएल को। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर फॉर दिस, ओके? ध्यान दीजिएगा। एनएससीसीएल एक इंस्ट्रक्शन देगा सो कॉल्ड बैंक को, और एक इंस्ट्रक्शन देगा डिपॉजिटरी को। बैंक को वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि मिस्टर बी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के कहां डाल दो? वाई के बैंक अकाउंट में। और डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन देंगे मिस्टर वाई के डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकाल के किसको दे दो? एक्स को। बट स्टॉक एक्सचेंज में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जैसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। क्लियरिंग मेंबर और ब्रोकर जैसे हैंडफुल ऑफ पीपल आर देयर। तो किसके साथ कम्युनिकेट करना इजी है? व्हेन यू एड्रेस
अ मास गैदरिंग ऑफ करोड़ ऑफ पीपल और कपल ऑफ पीपल, सिंपल एज दैट। तो एनएससीसीएल कहेगा भैया मैं नहीं जानता इनको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बच्चे को नहीं जानते, वो किसको जानते हैं? स्कूल को। हम स्कूल में एडमिट कार्ड भेज देंगे, हर स्कूल अपने 400-500-600 एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल के बच्चों को दे दे। क्या बोर्ड के लिए पॉसिबल है कि एक बच्चे का प्रिंट निकालना? पता लगा कुंभ मेले के स्नान की तरह लाइन लगी हुई है बाहर। पहले शाही स्नान होगा, जो कंपार्टमेंट वाले पहले उनको एडमिट कार्ड दो, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी, जल्दी घर जाए। टॉपर्स को एकदम आखिरी मिले, वो तो पढ़ ही चुके हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो अब यहां पे वही चीज है। तो एनएससीसीएल इंस्ट्रक्शन बैंक को देगा एज वेल एज एनएसडीएल को, एज वेल एज चिल्ड्रन जो हमारे क्लियरिंग मेंबर्स हैं, दे विल ऑल्सो गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैंक एज वेल एज टू द डिपॉजिटरी। तो कोई भी क्लियरिंग मेंबर हो वो बैंक को भी इंस्ट्रक्ट करेगा और डिपॉजिटरी को भी इंस्ट्रक्ट करेगा। बैंक और डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शंस को मैच करेंगे कि जो डेटा एनएससीसीएल से आया है वही ये लोग दे रहे हैं या कुछ और, बट सोनली वो प्राइमरी एनएससीसीएल वाले डेटा को ही मानेंगे, क्योंकि क्लियरिंग मेंबर तो मेरे और आपके जैसे कोई लोग होगा। अब रियलिटी बच्चों ये है, ये जो ग्रो ऐप आप जानते हैं, ये ब्रोकर भी है, ये क्लियरिंग मेंबर भी है और ये देवी प्रसाद भी है। मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, रेलीगेयर, ये जितने बड़े बड़े टॉप शॉट्स ब्रोकर्स का आप नाम सुनते हैं, दे ऑल आर ब्रोकर्स, दे ऑल आर क्लियरिंग मेंबर्स एंड दे ऑल आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बट अगर मेरे पास 2 4 5 10 करोड़ है तो मैं शायद ठीक से ब्रोकर का भी काम ना कर पाऊं, ये तो मेरे लिए सपना है और ये तो कभी अपना होगा ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर 1%, ये 99% केसेस में होता है। क्लियरिंग मेंबर के लिए आपको एडिशनल फंड्स देने पड़ते हैं, किसको? एनएससीसीएल को। तो अगर आपको ब्रोकर बनना है तो आपको सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज को देनी है, आप क्लियरिंग मेंबर बनना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी किसको देंगे? एनएससीसीएल को। सर ब्रोकर कैसे बनते हैं? ये तो एग्जाम मैंने आपको बताया, ये सब एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे। मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 करोड़ रुपए आपकी अपनी कैपिटल होनी चाहिए और करोड़ 2 करोड़ रुपए यहाँ डिपॉजिट्स होते हैं फिर। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो ट्यूसडे को हिसाब किताब बनता है, किसको पैसा मिलेगा, किसको शेयर मिलेगा, कौन शेयर्स देगा और कौन पैसा देगा। ये एक्टिविटी सवेरे, ध्यान से सुनिएगा, एनएससीसीएल इंस्ट्रक्शन किसको देगा? बैंक और एनएसडीएल को। बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा मिस्टर वाई के अकाउंट से पैसा निकाल लो। डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, सॉरी 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 आई रिपीट, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा बायर के अकाउंट से पैसा निकाल लो। किसको देने के लिए? सेलर को। डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा सेलर के अकाउंट से शेयर निकाल लो। किसको देने के लिए? बायर को। यह काम सवेरे 11 साढ़े 11 के बीच में हो जाता है। अगला इंस्ट्रक्शन 1:30 के बाद एग्जीक्यूट होता है, खैर इतना आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन एनएससीसीएल देगा सेलर के अकाउंट में पैसा डाल दें और बायर के अकाउंट में सिक्योरिटीज डाल दें। तो ये काम किस दिन होगा भाई? वेंसडे। एंड वेंसडे व्हाट हैपेंस इज कॉल्ड एज सेटलमेंट। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं बच्चों, ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। अब ये जो क्लियरिंग और सेटलमेंट वाला सिस्टम है अंडर T+1 चिल्ड्रन, ये एक ही दिन हो जाता है। बट माइंडेड 6 से 6,500 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, लगभग 1500 से शायद 2200-2300 कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। सबके लिए आज भी T+1 अप्लाई नहीं होता। वो जो टॉप 50 और टॉप 30 हैं उनके लिए तो जनवरी 2023 से ही स्टार्ट हो चुका था। काफियों के लिए 25 फरवरी 2023 तक मेजॉरिटी हो चुका है। बट इफ आई से ऑल कंपनीज शेयर्स आर सेटल्ड अंडर T+1, ये झूठ है, ये झूठ है। और अगर मैं ये बोलूं कि सारी बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में होती है, ये भी झूठ है। 0.005% एनएससी का डेटा है, आज भी फिजिकली शेयर्स का लेन देन होता है। कुछ शेयर्स आज भी लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो वो सेबी ने अलाउ किया हुआ है, वो शेयर्स बाजार में नहीं है बेसिकली। एल्स 99.995% ट्रेडिंग इज डन इन डिजिटल फॉर्म। अगर आपने अपने शेयर को डीमैट नहीं करवाया तो आप उसको बेच ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं घर में सर्टिफिकेट दादाजी के जमाने के और आप बेचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसके संपर्क में आना पड़ेगा? ब्रोकर। ब्रोकर आपके शेयर सर्टिफिकेट लेगा, आपसे डीआरएफ भरवाएगा। क्या भरवाएगा? डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। आपके शेयर्स का सारा डेटा उसके अंदर डालेगा और ये भेज देगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वो सरकारी रजिस्ट्रार नहीं, ये एक दूसरा रजिस्ट्रार होता है जो कंपनीज की डेटाबेस मेंटेन करता है। वो रजिस्ट्रार कंपनी से क्रॉस चेक करेगा कि आप सही में शेयर होल्डर है या
फर्जी सर्टिफिकेट छपवा के दे दिए थे। कंपनी बोलेगी यस ये शेयर होल्डर हैं, इन्होंने 25 साल पहले हमारा शेयर खरीदा था, आपके शेयर सर्टिफिकेट फाड़ दिए जाएंगे और आपको डीमैट अकाउंट में उतने का डिपॉजिट नजर आने लग जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप हिंदुस्तान छोड़ के यूएस जा रहे हैं, तो घर का सारा पैसा आप मेरे को दे दीजिए, मैं भागूंगा नहीं लेके, मैं बैंक में जमा करा दूंगा। जैसे ही बैंक में पैसे जमा हो गए मैसेज आएगा ना, योर मनी हैज बीन गिफ्टेड टू सौरभ सर। इज दैट क्लियर? और फिर आप उस पैसे को डॉलर में या फॉरेक्स कार्ड में कन्वर्ट करा लीजिए, तो वो आपकी सिक्योरिटीज फिजिकल से कन्वर्ट किस में हो गई? डिजिटली में। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई। तो दिस इज द होल ट्रेडिंग प्रोसीजर है ना स्टॉक एक्सचेंज। पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। कभी फॉलो मत करिएगा कि चलो शेयर वगैरह खरीद के कुछ पैसा कमा लें, किस्मत अच्छी होगी, सेटिंग जुगाड़ बढ़िया होगा तो कमा लेंगे, वरना करोड़पति माता पिता लखपति बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो बड़ी खतरनाक आग है, बस पढ़ के छोड़ दीजिए कि इसमें जलना नहीं है। बेस्ट रूट इज एसआईपी। और एक वो ऑप्शन ऑप्शन वाला बताया था, हाँ जिससे लड़ाई झगड़ा हो आपका उसको बता दो बेटा, ऑप्शन का सर का लेक्चर है, देख लो, लगाओ पैसा, तुम करोड़पति। समझ में आ गया? पैसा कवर करते करते लॉस कवर करते करते कब्र में चला जाएगा, वो लॉस ना कवर हो जाएगा जिंदगी भर। समझ में आ गया व्हाट इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर? सेबी की कहानी भी समझ में आ गई बीच बीच में थोड़ी सी। तो सेबी को इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत ढेर सारी कंपनीज शेयर्स वगैरह इशू करके खेल करेंगी, उनके ऊपर ये शिकंजा कसेंगे। और सेबी के प्राइमरली 3 फंक्शन है चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट एंड टू रेगुलेट। कभी भूल जाए इसके बारे में तो पीपीआर याद रखिएगा बस, टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू रेगुलेट। व्हाट टू प्रमोट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 टू 12? अरे नहीं भैया, टू प्रमोट द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, टू प्रोटेक्ट people from any type of irregular or any fraudulent malpractices and to regulate the whole structure। तो एक जमाना था बच्चों हमारा स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ 2 घंटा चलता था दिन में, 12 से 2। फिर ये टाइम चेंज हुआ 10 से 3, फिर ये बन गया 9:30 से 3:30। बट सेबी ने इसको 9 से 5 किया हुआ है। बट ब्रोकर्स कह रहे हैं कि भाई 3:30 बजे जब मार्केट एंड होता है 10 मिनट के लिए, फिर 3:40 पे खुलता है और अगले 10 मिनट चलता है। 4 बजे प्रॉपरली जब मार्केट बंद हो जाती है तब जाके कहीं हमारा इंप्लॉई 8 बजे ऑफिस छोड़ता है। भाई हिसाब किताब बनाना, जिसने बाइंग सेलिंग की है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। तो प्रभु अगर 5 बजे तक ट्रेड ही करते रहेंगे तो रात को उनको डिनर खिलाना पड़ेगा। 10 बजे वो ऑफिस छोड़ेंगे, सैलरी ज्यादा मांगेंगे। अभी ना इंडिया में इतना पोटेंशियल है, ना इतने क्लाइंट्स हैं, ना इतना बिजनेस है कि हम 5 बजे तक ट्रेडिंग करा के 11 बजे तक अपना ऑफिस चलाएं। बट हो सकता है आपकी अगली जनरेशन को नजर आएगा, जैसे रेलवे पे बुकिंग 24 घंटे चलती है, सिर्फ रात में 20-25 मिनट के लिए सर्वर मेंटेनेंस के लिए बंद होती है, स्टॉक मार्केट भी 24 घंटे चलेगा आने वाले टाइम में। अब ये ऐसा नहीं होता है। समझ गए सब लोग? आई होप सो पीपल मस्ट हैव कॉपीड हैंड इन हैंड। हाँ, अगर हम आपके लिए बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो हम ब्रोकर हो गए, हम अपने लिए बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? जब्बार, जॉबर बोला जाता है। गॉट इट क्लियर? चलिए, और कुछ कहानी, किसी को और कुछ पूछना है? चलो भाई, तो डिपॉजिटरी समझ में आ गया क्या काम करती है भाई, डिमेटलाइजेशन भी समझ में आ गया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसबीटीएस, पहले क्या होता था? स्क्रीम बेस्ड, चिल्ला चिल्ला के ट्रेड करते थे मछली बाजार की तरह, वो आपको स्कैम मूवी वगैरह में नजर आता होगा। बट वो ट्रेडिंग 92 के बाद खत्म हो गई, अब इंडिया में वैसी ट्रेडिंग नहीं होती है। गॉट इट क्लियर? और ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड में 2 देश हैं जहां T+1 सिस्टम चलता है, और इंडिया दुनिया का पहला देश था जहां पे इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। सर अमेरिका वगैरह सब पीछे हैं, चाट का ठेला तो लगता नहीं उनके देश में, ट्रेडिंग क्या करेंगे वो लोग। समझ में आ गया? सड़क पे इवन जमादार नहीं नजर आता है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है उनके यहाँ, दे कांट अफोर्ड पीपल। हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन, मैंने कहा टॉयलेट वगैरह कैसे साफ कराते हो? वो है सिस्टम रहता है। हमने कहा औकात में तो सिस्टम ही लेना पड़ेगा। हमारे तो 5 लोग घर में रहते हैं, 6 लोग नौकर आते हैं। असली रईसी हिंदुस्तान में रहने में है। समझ में आ गया? यहाँ तो इतने आलसी टाइप के लोग हैं, खाना चबाने के लिए आदमी रख लेते हैं। चलिए भाई, तो ये T+2 आपको बता जरूर दिया गया, एग्जाम में लिखिएगा और ये भी लिख दीजिएगा, बट एट प्रेजेंट इंडिया फॉलोज T+1 सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। ओके, चलो भाई, तो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए मैंने आपको, टू रेगुलेट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, टू एजुकेट देम, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग तो सबने सुना ही होगा, कोई भी ऐसी खबर जो शेयर के भाव को बढ़ा घटा सकती है, वो पब्लिसाइज होने से पहले मैंने आपको, आपने मेरे को बता दी, तो बस मेट फॉर ईच अदर,
बढ़िया जेल में रहा जाएगा दोनों लोग। वहीं आप कुछ पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा, फीस भी ना लगेगी वहां पे। तो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। 91 के पहले इंडिया में इसके ऊपर कोई कानून नहीं था, बट उसके बाद कानून आ गया। और अब अगर आप किसी कंपनी के सीए हैं और आपने मेरे को फोन किया, सर आज गुरु दक्षिणा देने का दिन आया है, हमने जनरल बॉडी मीटिंग में बता दिया है 25% डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, और आप शेयर खरीद लीजिए। मैंने खरीदा नहीं खरीदा वो तो बात की बात है, बट अगर किसी ने जाके पुकैया कर दी सेबी को कि सर ने शेयर खरीदा है, और सेबी ने इंक्वायर कर लिया हाँ ऐसा हुआ है, तो भैया जेल के अंदर। अन्यथा ₹25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन मेड विच एवर इज हायर, जेल के साथ इतना मुआवजा देना पड़ता है। समझ में आ गया? तो इन सब चक्रों में कभी फंसिएगा मत। जब कल को बहुत बड़ी प्रोफाइल पे जॉब वगैरह पे होंगे, तो आपको ऐसे मित्र यार मिलेंगे जहां पे वो बोलेंगे, अरे बताओ तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, धीरे धीरे आपसे बातें निकलवा लेंगे। अरे हाँ बढ़िया चल रहा है, अभी हमारी कंपनी 40% डिविडेंड देने वाली है बस। अच्छा ठीक है, अब कल मिलते हैं। और वो खुद तो नहीं खरीदेंगे, अपने किसी रिश्तेदार को बोल बोल के नंबर ऑफ शेयर्स खरीदवा लेंगे, और प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर किसी ने कंप्लेन कर दी और सेबी ने इंक्वायर कर ली और बात सच्ची पाई गई, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर बड़ा भयंकर केस लगता है। पॉस्को में छूट जाएंगे, टाटा में छूट जाएंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग में ना छूट पाएंगे। समझ में आ गया? तो जरा बचे रहिएगा। टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस वाले तो मैंने आपको बता दिया। तो सेबी के यहाँ पे 3 प्रजाति के फंक्शन है बच्चों। द फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव, फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बचाया जाए। मान लीजिए कि भाई लोग मेरी बात, जैसे हर्षद मेहता जी हैं, बड़ी सुना करते थे मार्केट में, और हर्षद मेहता जी की किसी कंपनी को लेके कुछ खुन्नस चल रही है। उन्होंने बोला इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही बेकार होने वाला है, दनादन लोग घबरा के शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे और कंपनी के वैल्यूएशंस गिर जाएंगे। तो अगेन ये भी गलत है, आप किसी कंपनी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। कल को बाबा रामदेव बोल दे नेस्ले वाले चोर हैं वगैरह वगैरह, तो ये चीज गलत है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंपोजिंग पेनल्टीज मैंने आपको बता दिया। और इनसाइडर ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है? कंपनी का अगर कोई जमादार है, चपरासी है, वो अगर ऐसा सीक्रेट लीक कर दे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं फंसेगा। कनेक्टेड पर्सन या डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन होना चाहिए। कनेक्टेड पर्सन कौन हो गया? डायरेक्टर इज द कनेक्टेड पर्सन। डायरेक्टर की जो बीवी होगी वो किटी पार्टी में जाके बोल दी, अरे हमारी पति की कंपनी में 25% डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। पति तो गए हो अब काम से, ठाकुर गए हो। समझ में आ गया? चलिए, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ब्रोकर वगैरह कोई पैसा लेके भाग जाते हैं तो आपका 20 लाख रुपए सेफ एंड सिक्योर्ड है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कोड ऑफ कंडक्ट की आपको बात बताता हूं। सपोज आई एम अ ब्रोकर और मेरे को एडवर्टाइजमेंट देना है कि भाई हम आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे, चीपेस्ट लोएस्ट ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, और इसके लिए मैंने दीपिका पादुकोण जी को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। सेबी कहेगा बेटा तुम्हारा तो लाइसेंस कैंसिल। आप इस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार को लेकर नहीं कर सकते। बच्चे कहेंगे सर वासु चौरसिया को बना लीजिए, नहीं कर सकते। सर ये कौन सा बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है? अरे हमारे लिए तो है ब्रांड एम्बेसडर। आप किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस को ला नहीं सकते बीच में। समझ में आ गया? अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं, पूरी एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करके स्टॉक एक्सचेंज भेजनी पड़ती है आपको। स्टॉक एक्सचेंज से 7 दिन के अंदर अप्रूवल आता है कि इस एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं या नहीं। अगर अप्रूवल आया तब तो छपेगा, वरना नहीं छपेगा। एक बहुत लंबा चौड़ा खर्रा इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट पे। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी? यहां पे बच्चों मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ अभी एनसीएफएन की बात कर रहा था। आंसर, ये एग्जामिनेशन सिस्टम इंडिया में 1998 में स्टार्ट हुआ था, और 2004 आते आते सेबी को एक बात समझ में आने लग गई, ये एनएससी वाले अपना एग्जाम कराते हैं और खुद ही इंसान को ब्रोकर बना देते हैं। व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ द जेन्युइननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ देयर एग्जामिनेशन सिस्टम? एक किताब है, 1500 रुपए फीस है, उस किताब के अंदर जो लिखा होता है रट के चले जाओ, एमसीक्यू मिलेगा, पास हो जाना। ना पास हो पाओ तो कोई टेंशन नहीं, 5,000 किसी दो, तुम्हारी जगह वो एग्जाम दे देगा जाके। खोपड़े में बात गई। तो सेबी को पहली तो ये बात लगी कि ये कुछ गोलमोल हो रहा है। प्लस अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई, इन्होंने पैसा लगा के इसको बनाया था, काम अच्छा करते हैं लोग नो डाउट, बट ये इतना फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने लग गए, पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि सेबी ही एनएससी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने राइट्स दे दिए गए कि लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या समझने लग गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या समझने लग गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अडानी और अंबानी को इतने राइट्स दे दिए, उसी को लोग बीजेपी और भारत सरकार समझने लग गए हैं। समझ में आया? अभी विल्मर ब्रदर्स को मैंने फोन करवा दिया था, ये गौतम अडानी साहब बहुत उड़ रहे हैं, कह रहे ठीक है पंख काट देते हैं, तो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कैंसिल कर दिया। आगे आते हैं। तो सेबी ने कहा भैया अब तुम्हारी दुकानदारी बंद, अब हम अपनी प्राइवेट दुकान खोलेंगे। तो सेबी ने एनएससी के एग्जाम्स के ऊपर
सो कॉल्ड रेगुलेटरी बैन लगा दिया है। पहले आप एनएससी का एग्जाम देते थे तो आप ब्रोकर के लिए एलिजिबल होते थे, अब अलाउड नहीं है। अब आपको एग्जाम किसके देने पड़ेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एन इंस्टीट्यूशन टोटली फंडेड बाय सेबी, टोटली फंडेड बाय सेबी। इनके ढेर सारे कोर्सेज भी होते हैं, आप जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं, बाकी गूगल कर लीजिएगा। तो अब आप एनएससी का एग्जाम दे चाहे ना दे, आपको स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये बात एनएससी ने किसी को डिस्क्लोज नहीं की हुई है, क्योंकि डिस्क्लोज कर देंगे तो उनकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी पूरी। ओके, अब आपको अगर ब्रोकर बनना है, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी काम करना है, म्यूचुअल फंड बेचना है, यू हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। समझ में आ गया? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट कौन कराएगा? एनआईएसएम कराएगा। ठीक। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, मार्केट का टाइम बढ़ाया गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी बढ़ाई गई है, T+1 सिस्टम को T सिस्टम कर दिया गया, ये सब कौन इन्फॉर्म करेगा पब्लिक को? सेबी। गॉट इट क्लियर? एंड कैपिटल मार्केट्स हमारी वैसी चले जैसे इंटरनेशनली चलती हैं, तो ये सब काम भी सेबी ही करेगा। रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करें चिल्ड्रन, ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन, सब ब्रोकर, सर फर्क क्या होता है? जो इंसान स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ही इज नोन एज अ ब्रोकर। बट इसके लिए भी आपको ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। तो आपने कहा मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, 50,000 रुपए है, इसमें कुछ हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा। तुम बन जाओ हमारे सब ब्रोकर। दैट इज टू से, अगर इनके पास कोई ट्रेड करने आता है तो इनका टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ब्रोकर से। और ब्रोकर का टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज से। समझ में आया कि नहीं आया? आपने आईआरसीटीसी का नाम सुना है? तो आईआरसीटीसी रेलवे का ब्रोकर है। और आईएक्सआईजीओ कौन है? सब ब्रोकर। फाइनली जब टिकट आपकी बुक होती है तो आपको वही पासवर्ड और क्या कहते हैं ये, अरे यूजर आईडी जो आपका आईआरसीटीसी पे रजिस्टर्ड है, आईएक्सआईजीओ या मेक माई ट्रिप पे यूज करना पड़ता है अगर कभी आपने ट्रेन में टिकट बुक कराया हो। यहाँ तो काफी बच्चे हैं जो चार्टर्ड प्लेन से ट्रैवल करते हैं, उनको क्या पता गरीबों की हैसियत। तो आईआरसीटीसी इज अ ब्रोकर, और ये जो आईएक्सआईजीओ और मेक माई ट्रिप ये सब कौन है? सब ब्रोकर, छोटे दलाल। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड वगैरह अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको किसको अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? सेबी को। स्टॉक ब्रोकर क्या काम करेंगे? पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करेंगे? अंडरराइटर तो आप जानते हैं। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? ये यहां पे हमने एक बैंक की बात की थी बच्चों, यस और नो? ये बैंक जो स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज करता है, इन्हें आप क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंकर। कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा हो सर बता दिया, हम तो समझे राधिका मर्चेंट जी के जो पापा हैं उनके सारे बैंक मर्चेंट बैंकर हो गए। नहीं, इतना नहीं सोचना, जरा इतना दिल से लगा के मत पढ़ा करिए। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। अगर मान लीजिए टाटा वालों ने वो कंपनी खरीदी, कौन सी थी अभी हवाई जहाज वाली? इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, जो भी थी, पहले मैं खरीदने वाला था, बट मैं वो ट्रैफिक में फंस गया था कुंभ मेले के चक्कर में, तो मैं बिल्डिंग में पहुंच नहीं पाया। तो ये भी कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उसका एक शायद नंबर है, 25,000 या 50 लाख कुछ ऐसे है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक डील। व्हाट चिल्ड्रन? तो इफ यू वांट टू इंडल्ज इन अ बिग ट्रेड विच इज नोन एज ब्लॉक डील, बेचना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं, तो आपको पहले सेबी को बताना पड़ेगा। सर क्यों? अचानक से अगर आप 50 लाख का ऑर्डर डाल देंगे बाय का, तो लोगों को लगेगा लगता है बहुत बढ़िया कंपनी, चलो हम भी खरीद लें, उससे शेयर का दाम बढ़ जाएगा। और इस ब्लॉक डील का टाइम होता है 9:35 से लेकर 10 बजे तक। तो ब्लॉक डील सिर्फ इसी समय के बीच में हो सकती है, आगे पीछे नहीं हो सकती, और सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाना है, खाना खाना है, 4 लोग को तो चले जाइए, बट अगर बर्थडे ऑर्गेनाइज करना और 500 लोग आने वाले हैं, क्या रेस्टोरेंट जाके बताएंगे ऐसा है 100 प्लेट पनीर की सब्जी ले आओ, 250 प्लेट दाल ले आओ, 70 प्लेट सैलेड ले आओ? पॉसिबल है? तो आपको पहले से बताना पड़ेगा। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्टिंग क्वेरी। मैंने आपको एक बार सेबी स्कैम के बारे में शायद बताया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपसे इंफॉर्मेशन जवाब तलब कौन करेगा? सेबी। और खुद चोर निकल जाए तो इनसे जवाब तलब बीजेपी वाले करें, और ये ऐसे निकल जाए, शट अप, पापा मी से कोई कुछ नहीं पूछ सकता, ओनली दे हैव द राइट टू आस्क। समझ में आ गया? चलिए, मेरे तो पड़ोस में भी एक आदमी पुलिस पकड़ने कह रहा हम बीजेपी के मेंबर है, पहले पहले नहीं बता सकते थे, फालतू में आधा लीटर पेट्रोल फुकवा दिया थाने से यहां तक। चलिए, फी वगैरह जो चार्जेस होते हैं, और कोई भी ऐसी पार जो स्कारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत अप्लाई करनी है, इसके लिए भी सेबी को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैटर कोई भी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी किसको डेलीगेट की है? सेबी को। समझ में आ गई बात बच्चों? एनी क्वेरीज टू एनीबडी?
चलिए, इसी के साथ फाइनेंशियल मार्केट होता है पूरी तरह से कंप्लीट।